वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। शाहजेब कत्ल केस के हवाले से आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहरुख जतोई समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के 2 मुल्जिमान को सजाए मौत और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान ने इसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहां 2019 में उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। फिर सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर आज बरियत का फैसला सुनाया गया है। अब सवाल यह है कि फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मायूसी का इजहार किया जा रहा है, आखिर इसका असल जिम्मेदार है कौन? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनडी से आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले तो वही एक बुनियादी सवाल जो मुझ समेत मुआशरे के हर फर्द के जहन में है कि पहले सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हुई और अब शाहरुख जतोई को बरी कर दिया गया। ऐसे में हम ये सोचते हैं और बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में उठते हैं कि क्या हम या हमारे बच्चे इस रियासत में महफूज हैं? नहीं, महफूज तो यहाँ कोई भी नहीं है। आप सवात में देख लें क्या हो रहा है, आप सिंध में देख लें क्या हो रहा है, पंजाब में जहाँ चाहे देख लें आप। मैं कोई जगह पर पॉइंट नहीं करूँगा। महफूज तो कोई भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। सच्ची बात ये है, यहाँ माफिया हैं, यहाँ गुंडे हैं, यहाँ अशराफिया के भेष में भेड़िए हैं जो लोगों को उठा लेते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, अगवा कर लेते हैं, तावान लेते हैं, औरतों के सर तन से जुदा कर देते हैं, भयानक जराइम करते हैं और बच निकलते हैं। आपका जो सवाल था, जो शुरू में आपने कहा था कि जिम्मेदार कौन है, तो उस पर मेरी एक बहुत नपी तुली राय ये है कि हमारा जो कानून है 2 चेहरे वाला कानून है हमारा। एक चेहरा हमारा गोले के कानून का है जिसे हम ताज़ीरात कहते हैं, और एक हमारा इस्लामी कवानीन का है जिसे हम शरई लॉ कहते हैं। अब शरई लॉ में जब हम आते हैं, अच्छा, गोले के कानून में भी कत्ल खता और कत्ल आमद दोनों शामिल हैं। जब हम शरई कानून में आते हैं तो हमें सूरह बकरा में मिलता है 178 शायद आयत नंबर है कि क़सास पर जिंदगी है। ये हम भूल जाते हैं। हम बात करते हैं दियत की। दियत कत्ल खता पे होती है। जहाँ कत्ल खता हो वहाँ दियत हो सकती है। भाई गलती से शास्त्र ने किसी को मार दिया, पैसे दे के माफ़ी मांग ली, भाई सॉरी हो गया जी। लेकिन जहाँ कत्ल जानबूझ के किया जाए, दिन दहाड़े किया जाए, खुलेआम किया जाए, वो क़सास मांगता है। वो फिर मैं एक हवाला दूंगा, औरत के बदले औरत, मर्द के बदले मर्द, गुलाम के बदले गुलाम, आँख के बदले आँख, टांग के बदले टांग। ताज़ीरात इस्लामी में है ये सब कुछ। अब हमने जब ये कानून नाफिज किया तो हम बहुत जल्दी में थे। हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए बहुत बेताब थे। हमारा सियासी मसला था और सियासी मसला जो था वो किसी चीज़ को ढांपने का था। तो हमने देखे भाले बगैर, इस पर बहस किए बगैर, डेथ के कानून के ऊपर हमने इसको नाफिज कर दिया। जब हमने नाफिज किया इसको तो फिर इसका जो फायदा उठाया गया जी, वो बहुत खतरनाक था। अब आप देख लें कितने, मैं आपको गिना दूं, सिंध के अंदर ही कितने ऐसे मामला हुए हैं जहां मुकबका हुआ, पैसे दिए गए, रिलोकेशन हो गई, लोग मुल्क से बाहर चले गए, मामला खत्म हो गया। 2012 का केस है, आज जाके मुकम्मल हुआ है, पेशरफ्ती मामला खत्म हो गया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें दियत का जो कानून है वो इस्लामी कौंसिल को वापस भेजना चाहिए, पार्लियामेंट में लाना चाहिए, उस पर दोबारा हम बहस करें। शरई नुक्ता नज़र, मैं आम नुक्ता नज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, शरई नुक्ता नज़र से, और सूरह बकरा को पूरा पढ़ के बात करें। हम टोटे ना उठाएं जगह जगह से। इस्लाम जो है वो टोटों का मजहब नहीं है, या तो पूरा हो इस्लाम के अंदर, ना इस्लाम में नहीं तो दाखिल नहीं होगे। तो मेरा ख्याल है इस पर बहस होता है, और उसकी बुनियादी खराबी ये लॉ है जो लोगों को मुका करने का कानूनी जवाब फराहम करता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर साहब, मुल्जिम के वकला के मुताबिक सुलह हो गई, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कबूल नहीं किया था, बल्कि मुकदमा चलाने का हुक्म दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुल्जिम बरी हो गया? क्या कोई कानूनी सुकम रह गया था? क्या शहादतें जो हैं वो पूरी नहीं थी? देखिए, इसमें जो फाइनल वर्जन अभी आया है उसमें तो यही है कि जी वो चूँकि माफ़ी दे दी गई थी और माफ़ी के अलावा वो माफ़ी जो दी गई, पार्डन, उसको सिंध हाई कोर्ट में भी पेश किया गया था, जो सिंध हाई कोर्ट के सामने माफ़ी दी गई थी।
तो कहा यह जा रहा है कि जी जवाब जो पेश किया जा रहा है वो ये पेश किया जा रहा है कि जी अगर जो लवाहिकीन है वो माफ़ी दे देते हैं बिल्कुल ओपनली तो फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि कातिल को फांसी दी जाए। लेकिन ये अभी चुगताई साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमारे ख्याल में, मेरे ख्याल में भी ये शायद गलत तशरीह की जा रही है। तो अब इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? यानी ये एक वाक़या नहीं है, मैं कहूँगा इसको हमें ज़रा वसी पस मंज़र में देखना। इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसकी हमारी रियासत भी है और हमारा माशरा भी है। किस तरह से? पहले मैं रियासत पे बात करूँगा। लेकिन जब आला तरीन रियासती सतह पर कानून की हुक्मरानी नहीं रहती, कानून को तोड़ा जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, जिन लोगों ने आइन तोड़े आइन के मुताबिक उनकी सज़ा मौत होती है, उनको सज़ाए मौत नहीं दी जाती, बल्कि कोई भी सज़ा नहीं दी जाती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था, उनका कोई शवाहिद मौजूद नहीं थी कि उन्होंने खुद कत्ल किया, वो मौका वारदात पे मौजूद नहीं थे, भुट्टो साहब को फांसी लटका दी। यही हमारा सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन उसके मुकाबले में उन लोगों को माफ़ी मिल जाती है, रेमंड डेविस को माफ़ी मिल जाती है जिसके खिलाफ सारे शवाहिद मौजूद हैं। खरोटाबाद का वाक़या था, पूरी एक ताजिक फैमिली थी, उसमें एक हामिला औरत थी, गोलियां मार दी, उन सबको माफ़ी मिल गई। साहिवाल का सानिया हमारे सामने है, साहिवाल ट्रेजेडी, जिसमें बच्चों के सामने पूरी फैमिली को एक शक की बुनियाद पर मार दिया गया, उनको माफ़ी दे दी गई। कराची का वाक़या है, एक बाग में एक लड़के को रेंजर्स ने गोली मार दी, वो चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे बचा लो, मेरा खून बह रहा है, मर गया। जो लोग जिम्मेदार थे उनको माफ़ी दे दी गई। नाजिम जोशियों का अभी का वाक़या है, नाजिम जोशियों को मार दिया, बाद में वो उनको प्रेशर करके उनसे माफ़ी दिलवा दी गई। तो ये एक वाक़या नहीं है भाई, ये दर्जनों वाक़यात हैं ऐसे कि जिसमें हमारी रियासत का मतलब ये कि पूरा हमारा निज़ाम कानून जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल डॉक्टर साहब किसी ना किसी केस को तो टेस्ट केस बनाना चाहिए था ना? बिल्कुल बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया नहीं जा रहा। बनाना चाहिए था, लेकिन ये अब जाहिर है ये तो अदलिया ही इसकी जवाब दे सकती है कि वो टेस्ट केस क्यों नहीं बना रहे। तो एक तो वो रियासती इदारे जिम्मेदार है, नंबर 2 माशरा भी जिम्मेदार है। कंदील बलोच की बात देख लें आप, कंदील बलोच को उसके सगे भाई ने कत्ल किया और फिर उसके वालिद ने उसको जो अपने बेटे की जान बचानी थी तो उसको माफ़ कर दिया, वो माफ़ी भी एक्सेप्टेबल हो गई। तो ये तो माशरा है ना। तो माशरे में क्या हो रहा है? माशरे में ये हो रहा है कि जो जराइम हैं, जो जराइम करते हैं, उनको जब बार बार माफ़ी मिलती है तो हम ये पैगाम देते हैं दूसरे लोगों को, दूसरे मुमकिना कातिलों को, कि जब आप कत्ल करेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो जब ये रियासती और माशरती सतह पर हम ये रवैये इख्तियार करेंगे तो हम कैसे तवक्का कर सकते हैं कि हर आदमी जो है वो कानून की पासदारी करेगा? तो सबसे पहले इसका हल क्या है? हल ये है कि एक तो रियासती सतह पर हमें अपना कानूनी ढांचा, कानूनी निज़ाम जो है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो जनरल ज़िया-उल हक़ ने गलत तशरीह करके अपनी वर्जन का निज़ाम लाने की कोशिश की, हम वो पिछले 40 साल से भुगत रहे हैं, उस निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। और उसके लिए जो जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया वो तरीक़े गलत थे, वो रवैये गलत थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, औरतों का हुआ। औरतों की मिसाल अभी कंदील बलोच की मैंने मिसाल दी, इसके अलावा बेशुमार मिसालें पेश की जा सकती हैं। तो हमें इसमें रियासती सतह पर तब्दीली की ज़रूरत है कानूनी निज़ाम में। दूसरे माशरती सतह पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों में ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप कत्ल करेंगे तो आपको माफ़ी नहीं मिलनी, रास्ता नहीं है। सही, यानी एक गलत तशरीह करके उसका नुकसान जो है वो हम आज तक भुगतते आ रहे हैं और इसका ही एक नतीजा हमने आज भी देखा। अंबर, आपकी जानिब आऊंगी। इस केस में हमने मुतादिद बार देखा, बहुत सारी तस्वीर आई, बहुत सारी वीडियोस आई जिसमें मुलजिम शाहरुख जतोई को जेल में फैसिलिटेट करता देखा जा सकता था। आपके ख्याल में ये केस एलीट के लिए और एक आम आदमी के लिए कानून के रवैये में कितना बड़ा ब्रीच दिखाता है? देखिए, ये जो केस है, आपने इसको टेस्ट केस बताया और ये मैं बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ। ये एक टेस्ट केस था इसलिए क्योंकि 2012 में भी मीडिया भी एक्टिव हुआ। आपको याद होगा इब्तिदा में तो गिरफ्तारी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मीडिया में उठाया गया था, इसकी वीडियोस आई थी, तभी इसको उठाया गया और तभी दबाव बढ़ा और तभी गिरफ्तारियां हुई। ये भी आप देखें, आपने ये भी बताया कि किस तरह से वीडियोस उनको जेल में जिस तरह से सहूलतकारी उनकी हो रही थी, अपने पसंदीदा खाने भिजवाए जा रहे थे, बीमारी के सबब भी उनको बड़ी सहूलियात फराहम की जा रही थी। ये क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि आपका जो एक बुनियादी सवाल था, कौन जिम्मेदार है, मैं तो रियासत को जिम्मेदार समझती हूँ। उस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। रियासत में अदलिया भी शामिल हो जाती है, उसमें रियासत से मुतल्लिक जो भी अफराद जिनका ताल्लुक अशराफिया से है वो जिम्मेदार है। इसलिए क्यों रियासत का काम होता है, अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को बेहतर बनाएं,
तो रियासत का जो ताल्लुक होता है शहरी के साथ, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो इंसाफ फराहम करते हैं वो वाले इदारे, वो उनका फिर एक फ़र्ज़ बनता है कि वो कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हमने बार बार देखा है कि इस किस्म के केसेस जिसमें माफ़ी हो जाती है, दियत के केसेस होते हैं, क़िसास के केसेस होते हैं, दबाव के तहत जो अब कंदील बलोच का केस इसकी मिसाल है, कानून भी बदला गया था ताकि रियासत एक पार्टी बन जाए और माफ़ी ना हो। लेकिन मसला ये है कि कंदील बलोच के माँ बाप गरीब थे, थक गए थे, केस लड़ के वो अपना बेटा वापस चाह रहे थे, तो उन्होंने माफ़ कर दिया, अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी, क्योंकि बेटी तो चली गई थी, आगे की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। इसी तरह हमने देखा कि नाज़िम झोंकियों का भी केस, जिसको हम साथ ले सकते हैं, एक मिसाल ले सकते हैं। इस तरह के केसेस में जो ताकतवर होता है, जो शाहरुख जतोई के खुद और उनके वालिदैन और उनका जो रवैया है, जो सहूलत उनको मिल रही थी, जेल में फराहम हो रही थी, उससे यही जाहिर होता है कि उनको धमकियाँ, थ्रेट्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। साहिवाल का केस उठा के देख लें आप, नजीब का केस देख लें, जो मलीर में बिल्कुल वो भी एक और केस है उनके, बिल्कुल, और उनके वालिद जो उनका इंतकाल भी हो गया इंतजार करते करते इंसाफ का। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत का फ़र्ज़ है कि जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, जो उनके फैमिली विक्टिम्स के फैमिलीज़ होती हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और मैं कहूँगी कि ये हमने ये भी देखा कि ये नाकामी मीडिया की भी है, क्योंकि मीडिया ने इसको केस को नहीं उठाया होता तो यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन क्योंकि मीडिया की तवज्जो हट भी जाती है और उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज आए दिन इसी तरह की नाइंसाफी आपको नजर आती, कितनी तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मीडिया की कमजोरी भी जाहिर होती है कि एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस को भी वो नाइंसाफी को प्रिवेंट नहीं कर सके। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, ये वो केस था जिसमें 2 मरतबा अज खुद नोटिस लिया गया, फिर मुल्जिमान का बरी होना आपके ख्याल में कहाँ खला था जिसका फायदा मुल्जिम को मिला? कानून में खला था। मैं तो नहीं अदलिया को या रियासत को जिम्मेदार समझता। देखिए, आप इस मुल्क में आज कानून बना दें कि दैयत ख़त्म है और कोई नहीं हो सकता है, तो अदालतें नहीं बरी करेंगी। जब आप कह देंगे क्राइम अगेंस्ट स्टेट होगा, क्राइम अगेंस्ट पर्सन नहीं होगा, और जो है रियासत मुद्दई होगी, सरकार मुद्दई होगी, मुद्दई कोई आदमी नहीं होगा, मुद्दई कोई फ़र्द नहीं होगा, तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको क्राइम अगेंस्ट पर्सन रखा हुआ है और मुद्दई को माफ़ करने का इख्तियार दिया हुआ है, तो फिर इसमें अदलिया क्या कर सकती है? अगर देखा जाए तो मीडिया की वजह से शाहरुख जतोई को जो ट्रायल कोर्ट से बरी हो जाना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। ये हमने मुख्तारा माई केस में भी देखा है कि जब मीडिया आ जाता है तो अदलिया प्रेशर में आ जाती है। अगर कानून में एक गुंजाइश मौजूद है, रेमंड डेविस ट्रायल कोर्ट से बरी हो गया जब मुद्दईयों ने माफ़ कर दिया। तो इसलिए ये सिंपल बात है कि ये मीडिया की वजह से केस सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए थे। एक चीज़ कानून में मौजूद है, जब वो कानून से बाहर जाके फैसले करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करते हैं कि ना आपको कानून में तरमीम की इजाज़त है, ना कानून बदलने की इजाज़त है। जो भी कानून है आपने उसके मुताबिक करना है, जो आइन है आपने उसके मुताबिक फैसला करना है। कल इस मुल्क में कानून बन जाए कि कत्ल जायज़ है तो वो जायज़ हो जाएगा, अदालतें खोल देंगी। दुनिया के कितने ममालिक में जो है वो फांसी ख़त्म हो गई है और उन्होंने कहा है कि अगर कत्ल किसी ने किया भी है तो जान के जवाब में जान नहीं ली जा सकती है, उम्र कैद है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। उन्होंने लाइफ सेंटेंस ख़त्म कर दिया है। वो उन मुल्कों का कानून है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक ये कानून मौजूद है, आप इस मुल्क के लॉ मेकर्स को कह सकते हैं कि इस कानून को ख़त्म करें, और इस मुल्क के आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल को कह सकते हैं कि वो इस कानून की मजीद तशरीह करके कौमी असम्बली को भेजे कि देर कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। कहेगा कौन? जिन्होंने कहना है वही तो पुष्ट पनाही कर रहे होते हैं ऐसे मुल्ज़िमान की। क्यों इस्लामी नजरियाती कौंसिल खुद नहीं तशरीह कर सकती? वो खुद नहीं देख सकते? यहाँ शरीयत कोर्ट में दरखास्तें नहीं आती हैं, वो कर लें। इज्तिहाद किस लिए है? वो कर लें इस मुल्क के उलमा बैठ के इज्तिहाद, क्योंकि लॉ मेकर्स भी डरते हैं कि अगर एक शरई कानून है वो उसको बदल देंगे तो आप कल कहेंगे इस मुल्क से शरीयत खत्म कर रहे हैं। इस चीज की शरीयत में इजाजत थी, देखें सूरह बकरा में आया, देख लें इसकी तो कुरान में इजाजत दी गई है, आप कैसे खत्म कर सकते हैं? आज ट्रांसजेंडर के कानून में क्या हो रहा है? किस तरह हम मजहबी जमातों को सड़कों पर देख रहे हैं ट्रांसजेंडर के कानून के खिलाफ? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के उलमा को
ठीक है, इस पे इज्तिहाद के तौर साथ सामने आना होगा, क्योंकि एक शरई मसला है। ये कब तैयत हो सकती है, कब नहीं हो सकती, अमीर आदमी की नहीं हो सकती, गरीब आदमी की हो सकती है, बाप MNA हो तो नहीं हो सकती, बाप गरीब आदमी हो तो हो सकती है। कर ली इज्तिहाद इसके ऊपर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाज़िर, मैं इनसे इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि ये कह रहे हैं कि जी कानून जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि सिर्फ कानून जिम्मेदार नहीं है, जो कानून की मनमानी तशरीह करते हैं और उस मनमानी तशरीह के नतीजे में फैसले देते हैं, वो भी बड़ी हद तक जिम्मेदार है। 2-3 मिसालें मैं दूंगा क्विकली 1 मिनट के अंदर। अभी मैंने भुट्टो साहब के केस की मिसाल दी। किसी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर मुलजिम जो है वो मौके वारदात पे मौजूद भी ना हो, उसके पास शवाहिद ना हो, उसके पास से आले कत्ल बरामद ना हुआ हो, उसको मशकूक शवाहिद की बुनियाद पर आप, और वो भी स्प्लिट फैसले पर, यानी वो फैसला मुत्तफ़िका नहीं था, उसको फांसी दे दी गई। कानून में बिल्कुल साफ लिखा है आइन में कि आइन तोड़ने वालों की सज़ा मौत है। ये कानून है। आइन जो है, आइन क्या है? आइन मुल्क का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री आइन है, आइन में लिखा हुआ है। लेकिन तमाम फैसला करने वालों ने उस कानून को फॉलो नहीं किया जो आइन में लिखा था कि आइन तोड़ने की सजा मौत है, वो नहीं दिया गया, उनको रिप्रीव दिया गया, उनको छुट्टी दी गई। तो ये मैं कानून को जिम्मेदार, कानून किसी हद तक हो सकता है, लेकिन कानून के अलावा कानून की तशरीह करने वाले, उसकी बेस पर गलत फैसले करने वाले भी जिम्मेदार हैं। सही। NBC। हाँ, मुज़म्मिल साहब ने कहा कि हमें इज्तिहाद करना चाहिए। मेरा ख्याल इज्तिहाद की जरूरत भी नहीं है, बहुत क्लियर है जो कुरान में लिखा हुआ है कि क़सास में ज़िंदगी है, क़सास लेना बहुत ज़रूरी है। बार बार का क़सास क्या है कि जान के बदले जान। अब किसी ने किसी को मारा है तो उसकी सज़ा उसको मार के ली जा सकती है, और कुरान कहता है उसमें ज़िंदगी है। फिर दियत का जो मैंने पहले कहा कि वो कत्ल ख़ता में हो सकती है दियत, हमारे यहाँ बिल्कुल सही कहा कि उसकी तौजीह गलत की गई, उसकी तशरीह गलत की गई, और वो जानबूझ के ऐसा किया गया। दूसरी बात, ये जो फैसला हुआ है बरी करने का, वो माफ़ी पे नहीं हुआ, माफ़ी तो पहले हो चुकी थी, तो मामला ख़त्म हो गया था सिंध हाई कोर्ट में। ये फैसला हुआ है दहशतगर्दी के क्लॉज के ऊपर कि दहशतगर्दी की क्लॉज लगाई गई जो नहीं लगनी चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब बहुत बड़े वकील हैं, बेनज़ीर का केस नहीं लड़ सके वो ठीक से, यहाँ वो लड़ गए, सही लड़ गए और बंदा बचा के ले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि दहशत क्या है? अगर आप बाहर निकलें और कोई दबा के फायरिंग कर रहा हो, हवाई फायरिंग कर रहा हो, तो आप दहशत ज़दा हो जाएंगे ना भाई, आप भागेंगे, ये दहशतगर्दी। अगर उसको आप दहशतगर्दी नहीं समझ रहे तो ये उस फैसला करने वालों की गलती है। और NBC, अगर किसी के पास गैर कानूनी असलहा है और वो दिन दिहाड़े दंदनाता फिर रहा है उस असलहे को लेकर, तो क्या वो दहशतगर्दी नहीं होगी? वो दहशतगर्दी है। अब यहाँ तो मामला ये है कि एक बंदे को ताक़ुब करके जानबूझ के गन डाउन किया गया। आप बिल्कुल जगह कई वाक़यात हैं, मैं शाहरुख की बात गन डाउन किया गया और फिर आपने कहा जेल में आराम से रहा। जेल में कहाँ रहा वो? सही, अस्पताल में रहा बहुत आराम से जी। वो एक वीडियो भी उनकी आई थी कि वो एक रूम था जहां पर मैट्रेस लगा हुआ था, AC और वो सारा कुछ। तो इस बारे में बात कर रही थी मैं जी। वो अस्पताल नहीं था, वो जेल थी, अस्पताल में वो रहे बाकायदा। अब वो अस्पताल पूरा का पूरा उनके लिए बुक था, एक बेहतरीन अस्पताल था, और जाहिर सी बात है अच्छे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तो वो कर गए। अचकजई की मैं आपको मिसाल दूं, एक अचकजई साहब हुआ करते थे वजीर कोयटा, उन्होंने सिग्नल पे खड़े हुए पुलिस वाले को अपनी प्राडो से कुचल के मार दिया जी, तस्लीम भी कर लिया, सही, माफ हो गए। तो मतलब मिसालें, बात यही है कि हमने कानून गलत बनाया, कानून की तशरीह गलत की हमने, और हमने दहशतगर्दी एक्ट को भी दोबारा देखना है कि हमने उसमें क्या क्या खामियां हैं और कहाँ कहाँ हम ठोकर खाते हैं। हम जल्दी में हर काम कर जाते हैं, हमें नहीं पता। यानी जहाँ जहाँ खामियां हैं उनको एक मर्तबा फिर से गो थ्रू करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। NBC, आपका पॉइंट आ गया, पर आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी, मैं कहना चाहती थी कि हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल से तवक्को करेंगे तो मेरे ख्याल में हम मायूस ही होंगे, क्योंकि वो उनको ट्रांसजेंडर बिल है या खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस है, उनको उस पर ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है। अब ये भी कह सकते हैं कि जो रिबा है उस पर भी तवज्जो होती है। लेकिन ऐसे मामलात में जो जिम्मेदारी इस वक्त बनती है कि अगर आपने कानून में कुछ तब्दीली करनी है, एक और तरीका भी होता है, जो कानून साज इदारे होते हैं या लॉ मेकर्स होते हैं, वो रिकमेंडेशन भी मांग सकते हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल से। तो ये एक तरह से अगर आप ट्रिगर करना है ये प्रोसेस,
और जो मैं समझती हूँ कि होना चाहिए, अब कानून बदलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये तरीका बेहतर होगा। ठीक है मुजम्मिल साहब, वन लाइनर कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए, हमारे यहाँ तो अगर अदालत फांसी दे भी दे और सदर रहम की अपील भी मुस्तरद कर दे और आखिरी मौके पे अगर मुद्दई माफ़ कर दे फांसी से एक दिन पहले, अल्लाह वास्ते, तो भी माफ़ी हो जाती है। उसकी भी वो किसी कसास दियत के तहत है ही नहीं। आप मुद्दई आखिरी दिन भी माफ़ कर देते हैं फांसी से। मैं ऐसे केसेस भी जानता हूँ, लोग फांसी से एक दिन पहले माफ़ी ले आए हैं और माफ़ हो गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कानून में गुंजाइश माफ़ी की मौजूद है, उसको यकसर ख़त्म करना कितना जायज़ है और उसका गलत इस्तेमाल कितना नाजायज़ है, ये एक बहुत ही बारीक सा नुक्ता है इसमें, और इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, बारीक सा नुक्ता है और इसको देखना पड़ेगा, और जाहिर है रियासत और दोनों ही इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जबानी हमलों के बाद बरतरफी का रेफरेंस दायर कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए गए रेफरेंस में इल्जाम आयद किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान जानिबदार हैं, वो मुबैना जानिबदारी के बाइस इस ओहदे के अहल नहीं है। रेफरेंस में हुकूमत के इस्तीफों से मुतालिक लीक ऑडियो का भी जिक्र किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवाने में कामयाब हो सकेगी? डॉक्टर नाजिर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची जो है उन्होंने भी इलेक्शन कमिश्नर पर हुकूमत का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ और अमीर जमात इस्लामी कराची ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन दावों में सदाकत है? मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। एक तो इमरान खान साहब का है और ये जमात इस्लामी वाली, तो ये बिल्कुल आज की बात है जो ये पोस्टपोन किए गए, ये एक अलग मसला है। मैं पहले उस पर बात करूंगा जो इमरान खान साहब का। देखिए, इमरान खान की जो पॉलिसी रही है, जो तरीक़ाकार रहा है, बल्कि मैं कहूँगा तरीक़ा वारदात जो रहा है पिछले 25 साल में, वो ये रहा है कि ये दबाव रखना है, दबाव डालना है, दबाव डालना है। और दूसरे ये कि किसी का मानना नहीं है, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको क्रेडिट नहीं देना है। यानी अभी देखें ना कि ये इलेक्शन हुए हैं, इसमें ये तकरीबन ज़्यादातर सीटें जीते हैं। उससे पहले भी ये पहले जुलाई में जो इलेक्शन हुए वो भी जीते थे, लेकिन इनके मुंह से कोई कलमा, मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ जब मैं इमरान खान साहब के मुंह से किसी के लिए कोई कलमा खैर सुनूंगा, कोई कलमा खैर अपनी, हत्ता कि वो जो टीम थी जिससे इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उसके बारे में भी वो अपने क्रेडिट सारा खुद ले गए थे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, यानी अगर इख्तिदार में हो तो अपोजिशन पे दबाव डालो, अगर इख्तिदार में हैं तो मीडिया पे दबाव डालो, अगर इख्तिदार में है या बाहर हैं तो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, अदलिया पे दबाव डालो, हत्ता कि जिनके कंधों पे ये सवार होकर आए, जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं, उन पे दबाव डालो। तो इनकी पूरी पॉलिसी ये है कि मुसलसल अटैक, यानी ऐसी पोजीशन रखनी है कि जी मैं एक हमले की कैफियत में हूं और वो पूरी फौज जो इनके फॉलोअर्स की है उसको भी वो हमला आवर के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। टाइगर फोर्स बनाई, उसका भी यही मतलब था। तो अभी ये जो इन्होंने बिल्कुल ये यरगार की हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उससे ये चाहते क्या हैं? उससे ये मकसद जो इनका है वो यही है कि अगर ये जीत जाएं तब भी ठीक है, अगर नहीं जीतते तब भी ये इलेक्शन कमीशन को दबाव में रखें ताकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर ही ना सके। यानी ये तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की कि अगर ये इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो और उसमें ये अगर हार जाते हैं तो ये कहेंगे जी मैं तो पहले से कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। यानी जब जीत रहे हैं तो वहां क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन जब हारेंगे तो ये उसको जवाब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि जी देखें मैं पहले कह रहा था इलेक्शन कमीशन। और ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी है, इसका नुकसान जो है वो सियासत को, जमहूरियत को बहुत होगा और आने वाले दौर में इलेक्शन ये मानेंगे नहीं जो भी अगर फेयर एंड फ्री हुए तो। सही। अंबर, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ अपना हदफ हासिल कर लेगी? देखिए, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, उनसे पूछा गया था कि अगर आप हटाने में नाकाम रहते हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो फिर क्या आप फिर भी इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? तो उनका तो कहना था हाँ। तो मेरे ख्याल में कि ये बात दुरुस्त है, एक दबाव की कोशिश है। और हमने एक इशारा भी देखा, इंडिया भी देखा कि जनरल इलेक्शंस हुए और अगर इमरान खान साहब उतनी सीटें नहीं जीत सके जितने वो चाहते थे तो वो धांधली करेंगे, जैसे 2013 में भी उन्होंने किया, जैसे 2000 अभी ये वाले इलेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने कराची में एक सीट हारी, एक सीट जीती, और इसके बावजूद धांधली क्या इशारा दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ज़ाहिर है परफेक्ट इदारा तो नहीं है
और बहुत ज़्यादा हमें इन पे भी दबाव डालने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक कोशिश नज़र आ रही है कि गैर जानेदार रहने की कोशिश करें। और इसमें मैं कहूँगी कि जो मौजूदा PDM की हुकूमत है या कोalition गवर्नमेंट है, इन्होंने भी कोशिश की थी कि ये जो इलेक्शंस हैं इनको पोस्टपोन किया जाए, यानी कि ज़िमनी जो इलेक्शंस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ना सुनी। जहाँ तक हम अगर इसको लें केस के तौर पर, ये जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है, मैं समझती हूँ कि फ्लड्स एक मसला ज़रूर है, लेकिन जो ताख़ीर जिसकी बार बार हमें नज़र आई है सिंध हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये अफसोसनाक है और उस पर तफसील से मैं बाद में भी बात कर सकती हूँ। लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता, हो भी सकता है इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है, कह नहीं सकते, लेकिन ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई वजह या जवाब जो है उनके पास उनको फराहम होगा। सबूत जो है वो क्या पेश करेंगे, मुझे उसमें भी दिलचस्पी होगी, क्योंकि कहीं इनको फ़ायदा हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है। चलिए, आपको पॉइंट आ गया। NBC आपके जानिब आऊंगी। अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ कर दिया जाता है या उनको हटा दिया जाता है, तो फिर तरीक़ाकार तो ये होता है ना कि हुकूमत और ऑपोजिशन लीडर मिलकर ये तय करते हैं कि अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन होगा। अब खान साहब तो कौमी असेंबली में है ही नहीं, तो तरीक़ाकार क्या होगा फिर, किस तरह से ये करेंगे सब? देखिए, बार बार कहा जा रहा है खान साहब से कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं, लेकिन पार्लियामेंट को बेअसर करना चाह रहे हैं। अब 8 सीटों पर एक साथ इंतखाब लड़ना, यही निशानदेही थी ना कि जी ये 8 सीटें ब्लॉक कर दूं मैं जीत कर, और उसके बाद फिर ये 8 सीटें पर बात ही ना हो, इन पर बाई इलेक्शंस भी फिर 2 महीने के बाद हों, फिर मैं जीत जाऊं, फिर 2 महीने के बाद, वो यही खेल पूरा था। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब किसी बड़े कन्फ्यूजन में हैं, बहुत शार्प हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो सकते हैं आदमी। जैसा कि वर्ल्ड कप का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, कि वर्ल्ड कप की तकरीर आप सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाए कितने कंफ्यूज थे वो। विनिंग स्पीच जो थी उनकी, उसमें उन्होंने क्रिकेट की बात ही नहीं की उन्होंने, इसके अंदर ना उन्होंने टीम की बात की, ना उन्होंने अपने प्लेयर्स की बात की। बाद में माफ़ी मांगी उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, वो अपना एक चंदा मुहिम थी की, उस पर बात करते रहे। तो वो यूनिफोकल शख्सियत हैं नफसानी तौर के ऊपर। अब देखें, आप उन्होंने एक बात कही परसों जब वो 6 सीटों पर जीते कि इलेक्शन कमीशन के 22 होने के बावजूद हमने 6 सीटें जीत ली। अरे वो 22 कहाँ से हुआ? फिर वो कहाँ से गैर जानिबदार हुआ जब आप 6 सीटें ले गए? और 2 सीटों को तो आपको पता है, आप खुद एडमिट करते हो, कराची के सीट पोस्टें फिर कह दिया लड़के ने, अब्दुल हकीम ने, कि आ जाओ फिर दोबारा मुकाबला कर लो। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जब जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वहाँ बाबर रहमान साहब जो उनके मुशीर आला हैं कानून के, और कई मुकदमे इन्हीं के हार चुके हैं छोटी अदालतों में, वो दलाइल पेश नहीं कर पाएंगे जब जुरा होगी वहां पर, क्योंकि खाली चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वहाँ और जज भी होंगे जो मुकर्रर जज हैं और जो बहुत अच्छे सवालात करते हैं। तो वो सवालात भी होंगे, उनका जवाब बाबर रहमान के पास नहीं होगा, क्योंकि बात होगी सबूत की। बात ये होगी कि आप ये साबित करें कि इन्होंने कहां पर तासुब बरता। वो डस्का की मिसाल देंगे, डस्का का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, डस्का का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जी, इलेक्शन कमीशन ने सही किया, पूरे हल्के में इंतखाबात होने चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये खानापुरी है, इंतखाबात होंगे जब भी होना है, और इलेक्शन कमिश्नर शायद यही रहेंगे अगर कोई खास की बड़ी तब्दीली ना हुई। सही, यानी आपको लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहेंगे। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल वर्दी साहब, अपने लाए हुए बंदे पर खान साहब को एतबार नहीं है। अगर तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हट जाते हैं तो जाहिर है अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुकूमत ही लगाएगी, तो फिर उस पर कैसे एतबार करेंगे खान साहब? नहीं, देखें कानूनी तरीका क्या है। इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वैसे अगस्त में भी एक रेफरेंस दायर किया था, लेकिन वो 2 दिन बाद तहरीक इंसाफ ने वापस ले लिया था। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि वो 2 दिन बाद वापस नहीं लेंगे और अपने रेफरेंस पर कायम रहेंगे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी अगली मीटिंग में इस रेफरेंस पर को ज़ेरे गौर लाना है, और अगर वो ये देखेंगे कि इसमें कोई जान है, कोई मवाद है, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शो काज नोटिस जारी करेंगे कि आकर इसकी वजाहत करेंगे। अगर वो ये समझेंगे कि ये एक फरसूदा रेफरेंस है, इसमें कोई जान नहीं है, तो वो शो काज जारी किए बगैर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको ख़त्म कर सकती है।
बहुत से जजेस के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायतें दरख्वास्तें आती हैं और हर एक में शोकास जारी नहीं किया जाता। कुछ को वैसे ही जो है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है कि इसमें कोई जान नहीं है। प्लेंट में जान होना, उसके साथ सबूत होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस पर शोकास ही ना जारी किया फिर तो और बात है, लेकिन अगर शोकास जारी करते हैं, जैसे काजी ईसा वाले मामले में शोकास जारी किया गया, इफ्तिखार चौधरी साहब वाले मामले में किया गया, तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहना चाहिए कि फुल कोर्ट बनाकर मेरा ये रेफरेंस खुली अदालत में सुना जाए और डे टू डे हेयरिंग की जाए। और जब तक ये रेफरेंस देने समात है, इमरान खान साहब को भी बयानात देने पर पाबंदी होनी चाहिए और एक हफ्ते में फैसला कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये अपहेल्ड कर देती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई बायस नहीं है और इमरान खान की शिकायत में कोई जान नहीं है, तो तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो निकाल देते हैं तो तनाज़ा और तरह ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अब बेहतरीन मौका है पाकिस्तान की अदलिया के पास। या तो वो कल ही पहली फुर्सत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इस रेफरेंस का फैसला करें कि क्या वो इस पर शोकास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए ना, इस्तीफे तो स्पीकर मंजूर आपके करता ख्याल में तनाज़ा खत्म करने का बेहतरीन मौका है। आप देखते हैं कि तनाज़ा खत्म होता है या नहीं। आपका पॉइंट। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर से मुलतवी कर दिए हैं। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को पहले मुमकिना बारिशों और फिर अगस्त में सैलाब की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। अब नाकाफी सिक्योरिटी अमले की वजह से इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सवाल यह है कि इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी होने पर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी पर इंतखाबात से फरार का इल्जाम लगा रही है। तो क्या सिंध हुकूमत ने जानबूझकर इंतखाबात मुलतवी कराए हैं? NBC, बल्दियाती इंतखाबात अब तक जिन बुनियादों पर मुलतवी होते आए हैं, आपके ख्याल में क्या वो जेन्युइन रीजंस हैं? पहले खान साहब भी तो बताया ना पंजाब में क्यों नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का नोटिस सर्व कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट को और रेफरेंस भेज रहा है कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो इंतखाब करना चाहती ही नहीं। उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया ना। अच्छा, एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि कोई सूबाई हुकूमत, वो आसमान से उतरी हो, कहीं से भी हो, लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात देने, उनके इंतखाबात कराने और उनको एम्पावर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तैयार है, ना संजीदा है, ना मुखलिस है। सब सियासी खेल हो रहे हैं। केपी में क्या हुआ कि जब मुखालिफ पार्टी जीत गई तो आपने कानून बदल दिया, आपने इख्तियारात कम कर दिए मेयर के, उसको ताबे कर दिया ब्यूरोक्रेसी के। पंजाब में इंतखाबात नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान तो मजलूम सूबा है। सिंध के अंदर एक मरहला हो चुका है। दूसरे मरहले के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कम से कम कि वो सिंध हुकूमत की ये तजवीज़ कबूल कर लेते कि कराची में दो मरहलों में इंतखाबात कराते हैं। 2 मरहले कर लें, 4 ज़िले एक तरफ, 4 ज़िले एक तरफ, इस तरह करके 2 हफ्तों में निपटा दें। ये पता नहीं क्यों कबूल नहीं हुई। और जहाँ तक ताल्लुक ये है कि PTI का, तो PTI पार्टी भाग नहीं रही। शायद पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में है, MKM से अच्छी पोजीशन में पीपल्स पार्टी। MKM चारी बहुत मजलूम हो गई है, अब तो उसके साथ बड़ा बुरा हो गया उसके साथ, तो शायद PTI की उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन ये कि एक उसूल ये तय कर लिया है कि कोई हुकूमत किसी लोकल बॉडी को इख्तियार देना नहीं चाहती, वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या KP के हो। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम क्या मानी रखता है? तहरीक इंसाफ का ने तो इल्ज़ाम लगाना ही है हर हाल में। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने कौन से बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत थी, और वो कौन सा कोई मिसाली बल्दियाती निज़ाम पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में दे चुके हैं, जो हम कहें जी कि कराची की वजह से उनकी बड़ी आवाज़ है। 4 हुकूमतें हैं, चारों जगह कोई बल्दियाती निज़ाम मौजूद है मौसर और ऐसा जिसकी वो बरतानिया की हमें मिसालें देते थे कि असल जमहूरियत वो है जो नीचे से होती है। 4 हुकूमतें हैं, किसी एक जगह भी वो गिलगित में लगा लें, वहाँ तो कोई नहीं, आज़ाद कश्मीर में लगा लें, वहाँ इलेक्शन कमीशन ये वाला नहीं है,
KP में उन्होंने खुद अख्तियारात कम किए, बलूचिस्तान में उनकी मखलूत हुकूमत थी, पंजाब में उनकी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, क्यों नहीं कराते हैं? जीत भी रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात, फ़ौरन करा देने चाहिए। तो इसलिए इमरान खान के ने तो सिर्फ दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना होता है जब उनकी अपनी बात की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन क्या करे। उन्होंने 16,000 लोग मांगे कानून नाफज करने वाले इदारों से कि उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। उन्होंने कहा जी हम सैलाब की वजह से नहीं दे सकते। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है? अगर आपको पास कानून सिक्योरिटी नहीं होगी, आफ्टर ऑल बैलेटिंग जानी है, मटेरियल जाना है, रिजल्ट आना है, सारी सिक्योरिटी तो इलेक्शन के अमले को चाहिए ना। बैलेट पेपर्स जाने हैं, गिनती होनी, फॉर्म 45 सारे, और अगर वो मुनासिब सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर कत्लो गारत हो जाएगी। तो आप फिर हम यहाँ बैठ के कह रहे होंगे कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहा था कि रुक जाएं, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी? देखें कितनी कत्लो गारत हो गई है, कितना नुकसान हो गया है, बगैर सिक्योरिटी के कराए हैं। देख लें हर पोलिंग स्टेशन लूट गया है, यहाँ पे बैलेट पेपर चोरी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भेजा है, कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशंस हैं, बहुत एग्जर्ट किया उन्होंने। ये इलेक्शन कमीशन पर है, ये भेजा, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में ये जो डिले हो रहा है, इसका फायदा पीपल्स पार्टी या कराची की जो और जमातें हैं उनको हो सकता है? मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। ये गलत फैसला है और इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस चीज़ का भी दखल है कि वाकई पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन से भाग भी रही है। अच्छा, भाग क्यों रही है? भागने की वजह यह है कि हमने ये देखा है कि पहले काफ़ी अरसे तक पीपल्स पार्टी पहले तो पोस्टपोन ही करती रही ना। मतलब इनकी कोशिश ये होती है, मैं दूसरे सूबों की बात नहीं करता, हालांकि सारे सूबों में, जैसे भी चुगताई साहब ने कहा कि दूसरे सूबों में भी कोई भी सूबाई हुकूमत चाहती नहीं है कि इख्तियार निचली सतह पे मुंतकिल किया जाए। अच्छा, वो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? देखें, ये शुरू हुआ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जब MNAs और MPs को पहली मरतबा तरक्याती फ़ंड दिए गए। उससे पहले ये होता था कि MNAs और MPs का बराह रास्त तरक्याती कामों से ताल्लुक़ नहीं होता था, जो बल्दियाती सिस्टम था वो करता था। अच्छा, जब MNAs और MPs को करोड़ों रुपया मिलने शुरू हुए तो उन्होंने बजाय अपना बुनियादी काम करने के, उनका बुनियादी काम होता है कानून साजी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उनका काम, MNA और MPs का काम जो है वो पुलिया बनाना नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर चले जाते हैं कि जी पुल बनाने का वो बनाया है तो उसका जो इफ्तिताह किया जा रहा है। तो वहाँ से उन्होंने ये सीख लिया पिछले 40 साल में कि जी हमें जो है वो पैसे तरक्याती हमारे पास आए तो हम एक जो मुतबादिल मकामी सतह पर जो क़यादत उभरती है उसको जो सूबाई सतह के सियासतदान है वो आने नहीं देते। तो पीपल्स पार्टी ने भी यही किया कि उन्होंने कानून में तरमीम करके, और ऐसी गलत तरमीम इन्होंने की कि तमाम इख्तियारात जो कराची क्या दूसरे शहरों के भी जो मकामी इंतज़ामिया को होने चाहिए थे वो बिल्कुल छीन लिए। अच्छा, जब आप छीन लेंगे तो ये वसीम अख्तर साहब का, गो के MQM की भी गलतियाँ हैं, लेकिन ये बात उनका एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त था कि भाई हुकूमत करे सूबाई, ये अपना मकामी हुकूमत करे, क्या इनके पास इख्तियारात नहीं है? तो मुसलसल एक जो है ना कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल वहाँ पर रही। अब जाहिर है कि अभी भी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो उसमें एक मिक्सी हुकूमत आएगी। कराची में PP की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं आएगी। तो इनको और MQM को मिलजुल कर कोई सूरत हाल आगे निकालनी चाहिए। और अच्छा कदम आज ये हुआ है कि मुराद अली शाह साहब ने कुछ शोबे जो हैं वो दोबारा सिटी गवर्नमेंट को दे दिए, जो कि अच्छी बात है। सही। अंबर, आपकी जानिब आऊंगी, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत ने जानबूझकर इंतखाबात मुलतवी कराए? देखिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ इसलिए, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा होता तो आप कह सकते थे मजबूरी है, पुलिस है, नहीं, एक बीच का रास्ता भी तो निकाला जा सकता था। एक तजवीज़ यहाँ सामने आई है फेजेस में हो, हमने KP में देखा फेजेस में हुआ। तो अगर बार बार इसकी जो ताख़ीर है, मेरे ख्याल में कि ये बनती नहीं है। और इसमें बिल्कुल मैं समझती हूँ कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, मौजूद कहते हैं अपने आप को 18वीं तरमीम के तहत, और सब मानते हैं कि अगर आपको बेहतर, आपको डेमोक्रेसी चाहिए जो ग्रास रूट से शुरू हो, तो और जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो टू द कम्युनिटी, तो आपको 18वीं तरमीम के तहत आपको डिवॉल्व करनी होगी। इख्तियारात को आपको निचली सतह तक लेकर जाने होंगे, और वो पहला जो यूनिट बनता है वो लोकल गवर्नमेंट का ही बनता है। तो मेरे ख्याल में कि ये इतनी ताख़ीर होनी नहीं चाहिए। और इसमें अगर इख्तियारात मुराद अली शाह साहब दे भी रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि इस वक्त MQM भी बेचैन है, और उनका जो मुआहदा हुआ था, और हमें ठीक है मालूम है कि वो एक इत्तेहाद में तभी आते जाते हैं जब उनको इशारे मिलते हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी तो है। और ये मुआहदा उनके लिए बहुत अहम था। लोकल बॉडीज की जो एक हुक्म भी आया था, यानी आपके ख्याल में ताखीर की जा रही है और बेजा ताखीर की जा रही है। आपका पॉइंट, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।